एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैंने जो अभी रिसेंटली जो टॉपिक शुरू किए हैं वो है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक। और अब से पहले जो मैंने 2 या 3 या 4 वीडियोस बनाए थे उसमें एडिटिंग की एक्सरसाइज की एंड स्पॉटिंग द एरर इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में एरर को स्पॉट कैसे करते हैं। और साथ साथ उसमें एडिटिंग का जो स्कोप है कि उसमें अगर कोई गलती है, कोई पैराग्राफ दिया है, उसको आपको एडिट करना, यू हैव टू फाइंड आउट द एरर्स एंड करेक्ट द मिस्टेक्स। उसके बाद जो टॉपिक मैंने शुरू किया था वो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, जो यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट का जो ग्रामर का क्वेश्चन पेपर होता है 50 मार्क्स का, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा यूपी जो पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है ये जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से तैयार करें। जो भी आपका क्वेश्चन है, आपका डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, तो वो सवाल आप हमसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को देखें। आपको कोई कमी नज़र आती है तो उस कमी के बारे में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम इस वीडियो की क्वांटिटी जो है और साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव करें, कंटेंट को और बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले वीडियोस में मैंने एटलीस्ट 20 से ज़्यादा ये पॉइंट्स कवर किए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक ग्रुप है, सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस का ग्रुप है, उसको आप किसी एक सिंगल वर्ड से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में बात हो रही थी। तो उसी क्रम में हम अब आगे चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं। तो आज का जो पहला है, अ पेमेंट डन टू अ पर्सन इन ल्यू ऑफ हिज लेबर। कोई व्यक्ति को आपने एम्प्लॉय किया है, चाहे वो टेम्पररी बेस पर एम्प्लॉय किया एक दिन के लिए या कुछ घंटे से, और उससे आप कुछ काम करवा रहे हैं। वो काम फिजिकल वर्क भी हो सकता है, वो मैकेनिकल वर्क भी हो सकता है, कुछ और काम भी हो सकता है। तो उसके काम के और उसकी मेहनत के बदले में आप जो उसको पेमेंट देते हैं, जो भी आपने पेमेंट तय किया है, जो पेमेंट आप उसको देते हैं उस पेमेंट को क्या बोलते हैं? हिंदी में तो बहुत आसानी से आप बता देंगे, उस पेमेंट को तो भाई मजदूरी कहते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजेस, WAGES, वेजेस। आपने डेली वेजेस के लेबर्स बहुत सुने होंगे, हर बड़े छोटे शहर में आपको डेली वेज पर काम करने वाले मजदूर मिल जाएंगे, जो प्रायः दूसरे आसपास के नेबरिंग स्टेट से रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। कुछ डेली वेजेस पर काम करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। तो उनको जो मेहनत के बदले में जो उनको पैसा दिया जाता है उसको मजदूरी या वेजेस बोलते हैं। दूसरा है अ मैन हुज वाइफ इज डेड। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? What do you call a person whose wife is dead? उसको क्या बोलेंगे? और what do you call a woman whose husband is dead? दोनों को मैंने एक साथ लिखा है क्योंकि वर्ड दोनों लगभग एक जैसे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। A man whose wife is dead उसको बोलते हैं widower, WIDOWER, widower। और जिस स्त्री की पति की मृत्यु हो चुकी है, A woman whose husband is dead उसको क्या बोलते हैं? विधवा। इंग्लिश में, हिंदी में विधवा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं विडो। मैं इसको यहीं पर ही लिख देता हूँ ताकि आपको जो समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आदमी की बात कर रहे हैं, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो विडोअर है, और वाइफ की बात करें, स्त्री की बात करें, उसके पति की मृत्यु हो गई है तो वो विधवा, उसको विडो बोलते हैं। ऑलराइट, नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अ मोटर ड्रिवन लॉन्ग बोट यूज फॉर फन एंड प्लेजर। आपने देखा होगा, खासकर जो कोस्टल एरियाज हैं या ऐसी जगह है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, समुद्र के किनारे है या कोई बहुत बड़ी नदी है, उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि एक लंबी सी बोट होती है, उसमें मोटर लगा होता है, आगे से दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है बोट, और उसमें मोटर लगा होता है, और लोग फन के लिए या अपनी प्लेजर के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए उसमें जाते हैं और उसमें सवारी करते हैं, उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसको बोलते क्या है? अब चूंकि ये बोट बहुत कॉस्टली होती है तो उसका किराया भी बहुत ज़्यादा होता है, तो खासकर अगर कह सकते हैं भाई ये एक तरीके से अमीरों का शौक है। जो अमीर लोग ही हैं वही इन पर अपना छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, उनको सवारी करते हैं। तो उसको एक्चुअली बोलते क्या है? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ये है। उसको बोलते हैं याच, WYATCH। याच एक लंबी सी पॉइंटेड बोट होती है, लंबी सी, इसमें शायद 1 या 2 सवारी बैठ सकती है, मोटर लगा होता है उसमें, मोटर ड्रिवन होती है वो। इसको क्या बोलते हैं? याच। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे पूछा गया है
अ पर्सन ऑफ ओल्ड एज हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, किसी व्यक्ति, वो व्यक्ति मिडिल एज का भी हो सकता है 40-50, या किसी व्यक्ति ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो स्पोर्ट्स का हो सकता है, वो आर्मी का हो सकता है, वो किसी भी एजुकेशन फील्ड से हो सकता है, किसी भी फील्ड से हो सकता है, वो जिस भी फील्ड से रहा हो उस फील्ड में उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, कई सालों का एक्सपीरियंस है, उस व्यक्ति को कहते क्या है। जैसे हमारे क्रिकेट में भी बहुत सारे, अगर मैं कुछ नाम लूँ, जैसे जैसे सुनील गावस्कर हैं, या दिलीप वेंगसरकर हैं, या कपिल देव हैं, या रवि शास्त्री हैं, इनको क्या बोलते हैं। या फौज में और डिबेट्स देखते होंगे, टीवी में चैनल में डिबेट्स देखते होंगे, तो बहुत सारे एक्स आर्मी मैन आते हैं, रिटायर्ड लोग आते हैं डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं? वेटरन, VETERAN, वेटरन, someone who has vast experience in his field, someone who is retired, of middle age भी हो सकता है, थोड़ा सा ओल्ड एज भी हो सकता है। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो क्राइटेरिया मेन है कि उसके पास अपने फील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसको वेटरन बोलते हैं। ऑलराइट, नंबर 5 में पूछा अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट और प्रोफिशिएंट इन मैनी थिंग्स एट ए टाइम, कोई व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है, वो बहुत सारे काम बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही एक्सपर्ट के तरीके से, एक्सपर्ट के रूप में वो कर सकता है, कई चीज़ें जानता है, कई काम कर सकता है, वो सिंगिंग भी कर सकता है, वो डांसिंग भी कर सकता है, या बहुत सारे, जैसे बात करते हैं अगर कुछ लोगों की जो अपने क्षेत्र में तो बहुत ही प्रोफिशिएंट थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे, बहुत फेमस हुए हैं, साथ साथ उनसे रिलेटेड और भी जो फील्ड्स थे उसमें भी वो उतने ही इक्वली एक्सपर्ट थे। जैसे बात करेंगे किशोर कुमार की, तो किशोर कुमार को बोला जाता है कि वो बिल्कुल हरफनमौला थे। हरफनमौला किस लिए थे? ही वॉज वेल नोन सिंगर, हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत ही मेलोडियस उनकी वॉइस थी। उसके अलावा ही वॉज अ डायरेक्टर, उन्होंने फिल्म में भी डायरेक्ट की, ही वॉज अ म्यूजिक कंपोजर, उन्होंने म्यूजिक भी कंपोज किए हैं, और उसके अलावा उन्होंने गाने भी लिखे हैं, और एक्टिंग तो उनकी बहुत ही लाजवाब रही है। पुरानी फिल्में अगर आप देखें तो उन लोगों को क्या कहते हैं, सवाल ये है कि उनको कहते क्या है। हिंदी में तो बोलते हैं हरफनमौला, ऑलराउंडर बोल दो, लेकिन ऑलराउंडर शब्द यहाँ पर इसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुमुखी कह सकते हैं, प्रतिभाशाली, उसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्सेटाइल। क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल। आपको वर्सेटाइल नहीं बोलना, वर्सेटाइल, VERSATILE, वर्सेटाइल। सो वी कैन से किशोर कुमार वाज अ वर्सेटाइल एक्टर, बहुत सारी चीजें वो जानते थे, बहुत सारे काम कर लेते थे। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट नंबर में हैविंग सेम और सिमिलर ओपिनियन ऑन समथिंग। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, या किसी चीज़ को हमें किसी के बारे में कोई डिसीजन लेना है, और काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी से उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, उनकी ओपिनियन पूछी जाती है, और अल्टीमेटली डिस्कशन के बाद ये लगता है, ये जो फाइनल डिसीजन निकल के आता है वो ये मालूम पड़ता है कि ये सभी लोगों का डिसीजन लगभग एक जैसा है, यानी सभी लोग किसी न किसी पॉइंट पर बिल्कुल एक मत है, एक राय है। तो ऐसे उसको बोलते क्या है? जैसे मान लीजिए किसी सभा में कोई प्रस्ताव पारित हुआ, और वो प्रस्ताव सभी सदस्यों को स्वीकार था, और सभी सदस्यों ने उसके पक्ष में वोट किया, और वो प्रस्ताव पास हो गया, तो हम कहते हैं हिंदी में कि वही फलाना प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। सर्वसम्मति यानी सभी की सहमति से वो प्रस्ताव को पास कर दिया गया। तो इसका मतलब रहता है कि उस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों की जो सहमति थी, जो ओपिनियन थी, राय थी, वो बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। अब सवाल है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक राय तो शब्द हिंदी में है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनैनिमस। इंग्लिश में वर्ड क्या है? यूनैनिमस। मैं लिख देता हूँ, यूनैनिमस, MOUS। तो यू कैन से द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड और द प्रपोजल वाज पास्ड बाय द कमेटी यूनैनिमसली, यानी कि सभी का एक मत था, एक राय था, और सभी लोगों ने एक मत होकर एक राय के एक प्रस्ताव को पारित कर दिया सर्वसम्मति से। तो यूनैनिमस का मतलब होता है एक राय होना, और यूनैनिमसली सर्वसम्मति से। यूनैनिमस मतलब सर्वसम्मत, और यूनैनिमसली ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, जो स्टेट बोर्ड के छात्र हैं, उनको इस चीज़ समझ में आए, और वो उनको क्योंकि रटना नहीं है, देखिए इनको रटना नहीं है, इनको आप समझिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा कि मुझे रटना पड़ेगा, रटना नहीं है, इसको समझिए और सीखिए।
नेक्स्ट है पासिंग ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर आफ्टर डेथ। देखिए हमारे रिलीजन में कुछ, जो कि मैं आई डू नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ट्रेनर होने के नाते, टीचर होने के नाते मैं कभी पॉलिटिक्स और रिलीजन पर बात नहीं करता। अब ये पॉइंट जो है समझाने के लिए, बहुत सारे रिलीजन जो धर्म है, खास जिनकी मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, वहाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ ये मान्यता है, वो सिद्धांत है कि किसी आत्मा जो है ये अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। एक शरीर मरने, किसी व्यक्ति के मरने के बाद उस शरीर की आत्मा उस शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैतनम क्लेदन्त्यापो नशोषयति मारुता। ये भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में, श्री भगवद गीता में ऐसा कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो उसको कहते क्या है? क्वेश्चन ये है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट या उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? पासिंग ऑफ सोल, आत्मा का मरने, किसी व्यक्ति के मरने के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांस माइग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस माइग्रेशन। माइग्रेशन तो आप समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ट्रांस माइग्रेशन। ऑलराइट, नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं सब बता रहा हूं आपको, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 9। नंबर 8, अ पर्सन हु स्टेज अवे फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक। वो व्यक्ति जो जितने भी एल्कोहलिक बेवरेजेस है, जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक है, इसमें बियर, वाइन, विस्की, रम, जितने भी एल्कोहलिक बेवरेज है जिनमें एल्कोहल पाया जाता है, वो उनसे बिल्कुल कंप्लीटली दूर रहता है, उनको कंज्यूम नहीं करता है। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आपको मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसके बारे में सोचिए। चलिए, उसको बोलते हैं टी टॉटलर। टी चाय वाला टी नहीं, टी टॉटलर, TOTALER, टी टॉटलर, यानी कि जो एल्कोहलिक बेवरेज से दूर रहता है, उनका सेवन नहीं करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं टी टॉटलर। क्या बोलते हैं? टी टॉटलर। ऑलराइट, नंबर 9, अ पर्सन और स्टूडेंट हु इज कॉन्स्टेंटली एब्सेंट फ्रॉम वर्क और क्लास। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्सर क्लास से गायब रहते हैं, बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी परमिशन के वो अक्सर क्लास से गायब रहते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम पर नहीं आते हैं, काम पर उनको ड्यूटी पर आना है लेकिन वो नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, विदाउट परमिशन वो गायब है, छुट्टी पर चले गए या कहीं चले गए बिना बताए। या कोई व्यक्ति बिना बताए किसी को बिना इन्फॉर्मेशन लिए या बिना किसी परमिशन के लिए अपनी जगह छोड़कर भाग गया है, चला गया है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में तो भगोड़ा बोलते हैं भाई। हिंदी में क्या बोलते हैं? भगोड़ा। अब इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? सोचिए जरा, 5 सेकंड का मैं आपको समय देता हूँ। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूएंट, TRUANT, ट्रूएंट, TRUANT, ट्रूएंट। ट्रूएंट का मतलब भगोड़ा, जो अपने काम से, अपनी क्लास से बिना बताए, बिना परमिशन के, बिना इंफॉर्मेशन के गायब रहता है, उसको बोलते हैं ट्रूएंट, यानी कि भगोड़ा। अब 2 हैं, 2 को मैं यहाँ पर नंबर 11, 10 और 11 को एक साथ समझा देता हूँ क्योंकि लगभग दोनों एक जैसे हैं। समथिंग विच कैन बी सीन थ्रू, वो ऐसी चीज़ है जिसके आप आर पार देख सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल पूछूं तो बड़ा आराम से बता देंगे, शीशा, कोई क्रिस्टल है, उसके आर पार आप देख सकते हैं। कोई पतली फिल्म है, कोई पतली सी फिल्म है, कोई पॉलीथीन जैसी कोई पतली सी चीज़ है जिसके आप आर पार देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी हिंदी में बोलते हैं, फलानी चीज़ पारदर्शी है, यानी कि उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर है क्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ओपेक, OPAQUE, ओपेक। आपने सुना होगा, एक बीमारी होती है मोतियाबिंद। क्या होती है? मोतियाबिंद।
जिसको कैटरैक्ट बोलते हैं, CATARACT, कैटरैक्ट। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो हमारे ये आँख का ऊपर का हिस्सा है, इसके पीछे एक लेंस होता है, और उस लेंस से जब लाइट जो है उस लेंस को पार करके पीछे जो रेटिना होता है, उस रेटिना पर वो लाइट पड़ती है, और जो भी चीज़ देखते हैं उसकी वो मिरर इमेज, उल्टी मिरर इमेज बनाती है, और ये इन्फॉर्मेशन जब ब्रेन तक जाती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, तो मिरर वो इमेज ब्रेन उसको सीधा करके देखता है, और हम उसको आंखें उसको आइडेंटिफाई करती है। कभी कभी क्या होता है, ये जो और ये लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तभी वो लाइट की रेज उसके आर पार जाके रेटिना पर जाके गिरती है। कभी कभी क्या होता है कि वो लेंस जो है वो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो जाती है, और ख़त्म हो जाने की वजह से जो इमेज है वो लाइट के थ्रू रेटिना पर नहीं पहुंच पाती और हमें धुंधला दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी बीमारी को बोलते हैं कैटरैक्ट, यानी कि मोतियाबिंद। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि लेंस जो है कैसा हो गया, ओपैक हो गया। ओपैक का मतलब है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है लेंस की वो खत्म हो गई है, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उस लेंस को चेंज करना पड़ता है, उसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन बोलते हैं। एक छोटी सी जानकारी थी, मैं आपसे साझा करना चाहता था। तो ये नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो के अगले पोर्शन में मैं आपके लिए कुछ और पॉइंट्स लेकर अभी हाजिर होता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समथिंग विच हैपन्स और टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। कोई भी चीज़, कोई भी दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें एक ही समय पर हो रही हैं। कोई भी दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें एक ही वक्त पर, एक ही तय समय पर एक साथ हो रही हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? समथिंग विच टेक्स प्लेस और हैपन्स एट द सेम टाइम। चाहे वो अलग अलग जगह पर क्यों ना हो रही है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो एक साथ, एक ही तय समय पर एक साथ हो रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस जो चीज़ें, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें एक ही तय वक्त पर एक साथ हो रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं साइमल्टेनियस इंग्लिश में, एक साथ होना। किन्हीं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक तय वक्त पर एक साथ होना साइमल्टेनियस, और इसी से वर्ड बना है साइमल्टेनियसली, साथ साथ एक ही समय पर। ओके। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट और लोन। कोई व्यक्ति जिसने किसी से लोन लिया है, किसी से पैसा उधार लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है, किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है, किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिया है, और वो तय समय पर उसका पैसा वापस नहीं कर पाता है, एंड ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ भाई दैट ही इज अनेबल टू पे हिज डेट, क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं है। वो डेट जो कर्ज है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे किसी भी लोन एजेंसी का हो, या किसी व्यक्ति का हो, या किसी का भी हो, वो अपना लोन, कर्जा या बैंक लोन है या उधारी है, उसको देने में पूरी तरह असमर्थ है, वो दे नहीं सकता है लीगली, कानूनी तौर पर। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हिंदी में तो आपके मन में शब्द आ गया, उसको बोलते हैं दिवालिया। कि फलाना व्यक्ति दिवालिया हो गया, उसका घर मकान सब बिक गया, उसने बैंक से जो लोन लिया था वो बैंक का लोन भी पे नहीं कर पा रहा है, और सब कुछ उसका चला गया, पैसा उसके पास खत्म हो गया, अब वो बिल्कुल फाइनेंशियली बिल्कुल वीक हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? दिवालिया। इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड है? इंग्लिश में वर्ड है दो। एक तो बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, दिवालिया होना। और दूसरा इसका इंग्लिश का एक और वर्ड है इंसॉल्वेंट, INSOLVENT। इंसॉल्वेंट इसके लिए दूसरा वर्ड है, या तो इंसॉल्वेंट बोलिए या फिर बोलिए बैंकरप्ट। दोनों का मतलब एक ही है, someone who is unable to pay his debt or the money that he has taken on credit by any loan institution or from any bank or from any person who lends money at a very high interest and he is unable to pay it, we call that person a bankrupt or insolvent। अभी रिसेंटली न्यूज़ में पिछले 3-4 सालों में अपने बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे सुने होंगे जिन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया और वो देश छोड़ के बाहर भाग गए। उनका नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पर, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पर्सन हु अज्यूम्स द कैरेक्टर ऑफ समवन जस्ट टू डिसीव अदर्स और अम्यूजमेंट। देखिए इसको समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे का मुखौटा लगाकर, मुखौटा का मतलब वो मास्क करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि मतलब ये कि घर में तो कुछ और है, जब वो बाहर पब्लिक में निकलते हैं तो किसी दूसरे का कैरेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। किस लिए? या तो दूसरों को मूड बनाने के लिए, धोखा देने के लिए, या दूसरों को, जैसे कहते हैं जोकर होता है। जोकर क्या करता है?
अपने असली चेहरे को तो वो ढक लेता है और चेहरे पर वो मास्क लगा लेता है, चाहे वो मास्क बना बनाया हो या पेंट कर रखा हो, और इस तरह के ड्रेसेस पहनता है दूसरों को या तो खुश करने के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, या दूसरों को धोखा देने के लिए। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आप सोचिए जरा इस बारे में कि दूसरों को धोखा देने के लिए जो व्यक्ति अपने चेहरे पर झूठा मुखौटा लगाता है या किसी और का कैरेक्टर जो असलियत में वो है वो तो अपने आप को नहीं दिखाता है लेकिन कुछ और दिखाने की कोशिश करता है, उसका सारा मकसद ये होता है कि वो दूसरों को मूर्ख बना रहा है, दूसरों को धोखा देने के लिए। इनको जोकर भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसमें इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है जिसको बोलते हैं इम्पोस्टर। क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। ठीक है। इंसॉल्वेंट क्या है? दिवालिया। मैं हिंदी में लिख देता हूं। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? दिवालिया। बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट दोनों एक ही मतलब है। इस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर के लिए हिंदी में एक शब्द है बहरूपिया। जो हिंदी भाषी छात्र है इसको अच्छी तरह से समझते होंगे। बहरूपिया दूसरों का रूप धारण कर लेता है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। या उसको एक शब्द और हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है, उसको बोलते हैं पाखंडी। उसके लिए क्या शब्द है? पाखंडी। वो भी मैं लिख देता हूँ। इसको जोकर भी बोल सकते हैं। जो बहुत सारे बहरूपिया अपने सड़कों पर चलते फिरते देखे होंगे, उनका मकसद लोगों को धोखा देना नहीं होता है, मोस्टली उनका मकसद पैसा कमाना होता है। कारण चाहे जो भी रहे, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कारण हो सकता है। A disease which is easily spread by contact। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट संपर्क में आने से, अगर किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं जो उस बीमारी से ग्रसित है और उसके कांटेक्ट में आने से, चाहे वो बिल्कुल फिजिकल कांटेक्ट हो, हाथ मिलाने से, या उनका जो यूज़ किया सामान है उसको आप यूज़ करते हैं, आप भी उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उस ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं? संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी। बहुत सी बीमारियां कांटेक्ट से फैल जाती है एक दूसरे में, जैसे वायरल फीवर है। ऑलराइट, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस, FETIOUS। इन्फेक्शियस डिजीज। कोई बीमारी है इन्फेक्शियस डिजीज मतलब है कि वो कॉन्टेक्ट में आने से, अगर उस व्यक्ति के समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज and you come in close contact with that person who's already suffering from a disease, you may also get sick, you may also get ill, and you might need to go to a doctor so that you can get well। तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। और इन्फेक्शन वर्ड तो आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन है आजकल। नेक्स्ट है समथिंग व्हिच कैचेस फायर इजीली। वो चीज़ जिसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, वो चीज़ जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्वलनशील। क्या बोलते हैं? हिंदी में तो ज्वलनशील है। इंग्लिश में क्या है? आपने देखा होगा सड़कों पर आप कभी चलते होंगे तो आपको जो कभी कभी बड़े बड़े टैंकर दिखाई पड़ते हैं जिसमें पेट्रोल या डीजल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, या फिर LPG गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उन पर लिखा होता है, कई बार आपने रेलवे में कंटेनर देखे होंगे, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें पेट्रोल लिखा होता है, उन पर क्लियरली लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल। बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है, ये आग के कॉन्टैक्ट में आने से तुरंत ये आग पकड़ लेता है। तो उसको ज्वलनशील तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में क्या है? इनफ्लेमेबल। क्या है? इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, पेट्रोल, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन कौन सी इसमें दो गैसेस होती हैं? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये आपके लिए एक नई जानकारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। समथिंग विच कैन नॉट बी अमेंडेड और करेक्टेड। कोई चीज़ बन गई है, लिख ली है, या कुछ उसका क्रिएशन हो चुका है, अब उसको सुधारा नहीं जा सकता, अब उसको तोड़ के ठीक नहीं किया जा सकता, या कोई चीज़ ऑलरेडी प्रिंट हो गई है या कुछ क्रिएशन है जो कुछ लिखा गया, बनाया गया, वो अब ठीक नहीं हो सकती। ना वो ठीक हो सकती, ना उसको करेक्ट किया जा सकता है। उसको, उस टर्म को क्या बोलते हैं जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता? उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसका लिए इंग्लिश में वर्ड है इनकॉरिजिबल। CORRIGBLE। इनकॉरिजिबल यानी कि जिसको सुधार नहीं किया जा सकता है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। हिंदी में
इसके लिए बिल्कुल सही शब्द क्या है ये आप डिक्शनरी से रेफर कर सकते हैं या गूगल में सर्च कर सकते हैं। इनकॉरिजिबल का मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो बन गई है, लिख गई है, अब सुधार उसमें नहीं हो सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट, समवन हु इज द हेटर ऑफ आइडल्स। स्पेलिंग देखिए, IDOLS, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, और आइडियल IDEL, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। और एक और होता है IDLE, आइडल। आइडल का मतलब निष्क्रिय आलसी व्यक्ति। तो मैंने आपको 3 चीज बताई। आइडल, इसका मतलब होता है मूर्ति, एक होता है आइडियल, आदर्श, एक स्पेलिंग IDLE, आइडियल का मतलब आलसी, निकम्मा, यूजलेस पर्सन, बिना किसी काम का। ऑलराइट, someone who is the hater of idols and finds pleasure in destroying them। कोई व्यक्ति जो मूर्तियों से नफरत करता है, मूर्तियों को से नफरत करता है और मूर्तियों को तोड़ने में उसको बहुत ही आनंद मिलता है। पुराने आप हिस्ट्री में चले जाइए, भारत का इतिहास ऐसा रहा है यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को ध्वस्त किया, मंदिरों को तोड़ा। शायद कारण उसके पीछे कुछ भी रहा, हिस्ट्री में मैं जानना नहीं चाहता हूँ। पॉइंट ये है कि उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आप सोचिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। मैं उसको देखूंगा, आइकोनोक्लास्ट। हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। इंग्लिश में इसके लिए क्या शब्द है? आइकोनोक्लास्ट। आइकन, आइकन समझ सकते हैं, मूर्ति। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्लियर? आपको समझ में आया होगा, आसान है। नेक्स्ट, समवन हु इज एक्सपर्ट और प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेजेस। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में कमांड होता है, यानी कि वो एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखिए, किसी भी लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन पार्ट यानी कि स्पीकिंग, और अंडरस्टैंडिंग पार्ट। 4 पार्ट होते हैं उसके, 4 कह सकते हैं कि 4 आयाम होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना। तो किसी भी व्यक्ति को एक से ज़्यादा भाषाओं में प्रोफिशिएंसी है, यानी कि वो एक्सपर्ट है, बोल भी सकता है, पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बहुभाषी, बहुत सारी भाषा जानने वाला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट, बहुभाषी, बहुत सारी भाषाएं जानने वाला। एक आपके लिए जानकारी की बात बता देता हूँ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, 1991 से 1996 तक देश में कांग्रेस की सरकार रही है, और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या है, आपको जानकारी करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जब भी आप ये वीडियो देखें, सामान्य ज्ञान की अगर कोई बात आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी आपको बताना चाहिए। तो उनके बारे में कहा जाता था, ही यूज्ड टू नो 16 लैंग्वेजेस। वो 16 भाषाओं के ज्ञाता थे। भारत में अगर कोई इतना विद्वान व्यक्ति हुआ, अगर मैं भाषा के बारे में बात करूं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करूं, तो भारत के जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए हैं। वो अपने ज़माने में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने MPhil भी किया इकोनॉमिक्स में, और लंदन से उन्होंने PhD भी किया और वहाँ भी वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, PhD इकोनॉमिक्स। भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर अब तक के डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। और अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए, देखिए, लिंगुआ का मतलब, लिंगुआ एक फ्रेंच वर्ड है। कैसा वर्ड है? इट्स अ फ्रेंच वर्ड। लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज। तो जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। ऑलराइट, बहुत क्लियर, आसान है। समवन हु कैन रीड एंड राइट, ये तो बड़ा आसान है, तो छोटे बच्चे बता दें। जो पढ़ लिख सकता है उसको क्या बोलते हैं? अनपढ़, साक्षर। हिंदी में तो साक्षर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिटरेट, LITERATE, लिटरेट, यानी कि साक्षर है, जो पढ़ा लिखा है, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है। बोलने वाले व्यक्ति, बोलता हर कोई लेता है लैंग्वेज, हर व्यक्ति कोई ना कोई लैंग्वेज बोलता है। तो सिर्फ बोलने से, समझने से कुछ नहीं होता है। जिस व्यक्ति को लैंग्वेज पढ़नी और लिखनी दोनों आती है तो उसको हम साक्षर बोलेंगे, इंग्लिश में लिटरेट बोलेंगे। और अगर इसका उल्टा कर दें, वो व्यक्ति जिसको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको निरक्षर बोलते हैं। अनपढ़ हिंदी में एक शब्द है, बड़ा ही कॉमन है। इंग्लिश में क्या है? लिटरेट को इसमें आई लगा दिए, इलिटरेट हो गया। LITERATE,
इलिटरेट अनपढ़ यानी कि निरक्षर, लिटरेट यानी कि साक्षर पढ़ा लिखा व्यक्ति। नेक्स्ट अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। अब ये किस तरह का कोई वाक्य है कि वो व्यक्ति जो स्त्री जाति से नफरत करता हो, स्त्रियों से नफरत करता हो, लड़कियों से नफरत करता हो, महिलाओं से नफरत करता हो, उसको क्या बोलते हैं? स्त्रियों या पूरी स्त्री जाति से ही नफरत करता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिजोगाइनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिजो, MISO, गाइनिस्ट, GYNIST। आपने वर्ड सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट तो आपने सुना होगा ना। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है? गायनी मीन्स वुमेन, समथिंग विच इज रिलेटेड टू वुमेन, रिप्रोडक्टिव पार्ट और सब कुछ जो भी होता है। तो गायनी वर्ड एक आई थिंक लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है। तो गायनी का मतलब होता है फीमेल यानी वुमेन, और उसी से शब्द बना है। मीजो मीन्स टू समवन हु हेट्स, हेटर। तो समवन हु हेट्स वुमेन और वुमेन काइंड यानी पूरी स्त्री जाति से ही नफरत करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिजोगाइनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिजोगाइनिस्ट। गायनी वर्ड याद रखिए, गायनेकोलॉजिस्ट बहुत कॉमन वर्ड है। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है उनको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से नफरत करता है उसको मिजोगाइनिस्ट। लास्ट इसी से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इसको इसी के साथ ही रखा है ताकि आपको ये समझ में आए। कैमरा में थोड़ा नीचे कर देता हूँ। A person who hates the process and principle of marriage, वो व्यक्ति जिसका शादी में कोई विश्वास नहीं है, शादी में उसका कोई विश्वास नहीं है, ना वो शादी करना चाहता है, ना शादी के बंधन में बंधना चाहता है, और उसको ऐसा लगता है कि शादी का जो प्रोसेस है बिल्कुल बेकार की वाहियात की चीज़ है, वो इन बंधनों में बंधना नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति को आखिर क्या बोलते हैं? देखिए अभी मैंने बताया था मिजोगाइनिस्ट, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे मिजोगैनिस्ट। ये दोनों को आप एक साथ याद रख लीजिए। देखो गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, मैरिज। ये भी एक ग्रीक, आई थिंक लैटिन या ग्रीक वर्ड है। गैमी का मतलब होता है कमिंग टुगेदर। मैरिज में क्या होते हैं? तो पीपल ऑफ टू अपोजिट जेंडर दे कम टुगेदर एंड दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, उसको बोलते हैं गैमी। गैमी बोलते हैं। और मिजो का मतलब टू हेट, जो शादी से ही नफरत करता है, शादी के प्रोसेस इंस्टीट्यूशन से ही नफरत करता है, उसको क्या बोलते हैं? मिजोगैनिस्ट। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई एक्सपर्ट इंग्लिश के जो टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, या कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देखता है, उनका अगर कोई इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो सुझाव से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आप इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर थोड़ी देर में, अभी जब आप वीडियो देखेंगे तो दिख जाएगा। आप इस चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में सिर्फ आपसे यही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे पर्सनली खुशी भी होती है और उससे मुझे आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी, और साथ साथ ये भी पता चलता है कि इसमें क्या कमियां हैं, उनको इसको और कैसे सुधारा जा सकता है। जो लोग उस चैनल से जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।